सबसे बड़ा फायदा किसे होता देख रहे हैं? बहुत सारी आशंकाएं बीच में बहुत लोगों को हो गई थी। जैसे जब टैरिफ का मुद्दा आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश के किसानों के हितों को मैं कहीं पर भी नहीं बलिदान उसका दूंगा। मैं देश के किसानों के हितों के लिए खड़ा हूं, चाहे दुनिया का कोई भी देश सामने खड़ा हो जाए। आज जब जीएसटी में ये रेट कट है, हालांकि सब अपने अपने हिसाब से खुश हो रहे हैं, जिसको जो चीज खरीदनी थी लग रहा है अच्छा हुआ इंतजार कर लिया था त्योहार के समय का। बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक ऐसा एक सुधार आया है, एक रिफॉर्म आया है जिसको हम लोग सब लोग इसको विन 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 कहें, यानी कि हर कोई इसमें विजेता है, कोई इसमें लूजर नहीं है। क्योंकि इसमें पूरे भारत में हर वर्ग को, हर व्यक्ति को फायदा होने वाला है। जहां हम लोगों को थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए उसको भी बड़ी कुशलता से संभाला गया है। और वो चिंता सरकार के राजस्व के घाटे में होती है, उसमें भी सरकार ने पूरा हिसाब दिया है कि लगभग अगर हम मोटा मोटी देखें तो करीब 1 लाख करोड़ के राजस्व का घाटा होता है, क्योंकि सब जगह जो है रेट और टैक्स जो है कम किए गए हैं, तो सरकार को तो घाटा राजस्व का होगा ही। लेकिन साथ साथ जो कॉम्पनसेशन सेस था उसको परमानेंट करके, यानी कि 40% वाले वस्तुओं को एक खड़ा कर दिया गया है। वहां से करीब 50,000 करोड़ का हम लोगों को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 50,000 करोड़ का ही इसमें घाटा होता होगा। लेकिन लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो एक डायनामिक, आप समझिए, एक सिस्टम है। डायनामिक सिस्टम यानी कि जब आप टैक्स कम करते हैं तो कंजम्पशन बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ती है। तो इसलिए डायनामिकली ये जो 50,000 करोड़ का जो घाटा है इसको भी हम लोग मेकअप कर लेंगे, इसको भी हम लोग संभाल लेंगे। तो इसलिए जो बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए जो हम लोगों को यहाँ झटका मिला है, उस ग्रोथ के झटके से जो राजस्व कम होगा उसको भी हम लोग पार कर लेंगे। और इसमें बहुत कुशलता से इसकी प्लानिंग की गई है, बहुत कुशलता से इसको अमल किया गया है। और इसलिए इसमें सभी लोग जो है वो विजेता हैं, सब लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। जैन जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि टैरिफ को लेकर ये सारे कदम एक एक तरीके से मुकम्मल साबित होंगे? क्या ये पूर्ण साबित होंगे? बहुत सारे कदमों की आवश्यकता है। 50% टैरिफ कोई कम नहीं होता है। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने घुटनों पर आते हैं, हमने देख लिए हैं अमेरिका के सामने। भारत डटा है, भारत और विकल्प तलाश रहा है। लेकिन क्या ये चंद कदम सफिशिएंट हैं या और की आवश्यकता है अभी? और की तो आवश्यकता रहेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, उन्होंने कई सारी कमिटीज का गठन भी किया है जो सुधार के कदम के लिए बहुत अध्ययन कर रहे हैं। डीरेगुलेशन कमीशन को गठन उसका किया गया है। तो और भी तो कदम लेते रहेंगे, क्योंकि जो सुधार का काम है वो चलता रहेगा, वो किसी एक कारण से नहीं आरंभ होता है ना खत्म होता है। तो ये सुधार का जो 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 प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस है और वो चलती रहेगी। बड़े बड़े कदम और भी ले जाएंगे, मुझे पूरी इसकी अपेक्षा है। तो इसलिए हम लोगों ने भारत के इतिहास में कई बार संकट का हम लोगों ने सामना किया है और बड़ी कुशलता से संकट का सामना किया है। मैं हर बार सब मित्रों को यही समझाता हूं कि जब हम लोगों ने 1998 में, 1998 में पोखरण का हम लोगों ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब तो सैंक्शंस लागू हो गए थे। अभी इस बार तो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, उसमें सैंक्शंस लागू कर दिए गए थे। और 2-3 साल हम लोगों को उसका सामना करना पड़ा था। लेकिन उस आपदा को भी हम लोगों ने पार कर दिया, कोविड को भी हम लोगों ने पार कर दिया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी हम लोगों ने पार कर दिया। तो जो हमारी नाव जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था की नाव है, वो एकदम तेजी से चलती चली जाती है। और ये इस कदम के भी द्वारा ये नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जाएगी। हालांकि बहुत सारे आपके विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर हुआ, कई कह रहे हैं कि हमने जो मुद्दे उठाए थे आखिरकार वो दबाव काम किया। क्योंकि आप शुरू से इसके साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए क्या आपको अभी आगे आगे बढ़ते हुए कुछ और सुधार की गुंजाइश दिख रही है इस प्रणाली में, या फिर वो समय के साथ धीरे धीरे होता रहेगा? जीएसटी पे जो सुधार लाना था, अभी मुझे लगता है कि मोटा मोटी वो कई सारे जो सुधार थे वो सब अब लागू हो चुके हैं। तो जीएसटी में तो अब थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो मोटा मोटी बड़ा सुधार जो हम लोगों को करना था वो हम लोगों ने कर दिया है। अब 2-3 और क्षेत्र हैं जहां हम लोगों को सुधार पे और चिंता करनी है। जैसे मैंने पहले ही कहा,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई कमिटीज का गठन किया है जो इन सब चीजों की पूरी तरीके से अध्ययन इनका चल रहा है। तो वो तो होगा ही होगा। दो तीन और क्षेत्र हैं, जैसे हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में जोर देना है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमारे सप्लाई चेन जो है वो और भी हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। और जो हम लोगों की वल्नरेबिलिटीज हैं, जहां हम लोग और देशों पे निर्भर हैं, और उसमें हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक क्षेत्र है जहां हम लोग को बहुत कुछ और करना है। दूसरा जो क्षेत्र है वो जिसको डीप टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बैटरी टेक्नोलॉजी हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन हो गया। ये सब जो डीप टेक्नोलॉजीज हैं, इस पे भी एक बड़ा ठोस कदम ले लिया गया है। एक इंडियन डीप टेक अलायंस का भी गठन किया गया है, जहां 8-10 हजार करोड़ का निवेश जो है इसको लक्ष्य बनाया गया है, और यहाँ हमारे स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो ये फ्रंटियर डीप टेक्नोलॉजीज दूसरा क्षेत्र है जहां हम लोग काफी कुछ करने वाले हैं। तीसरा जो हम लोग सब लोग जानते हैं वो यह है कि हम लोगों को अपनी शिक्षा की प्रणाली जो है और भी उसको दुरुस्त बनानी है। एजुकेशन में हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि विश्व भर के साथ हमारा कंपटीशन रहता है। तो इसलिए हम लोगों को एजुकेशन के भी क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आई गई है, लेकिन यहाँ भी और कुछ हम लोग जरूर करेंगे, और इसमें भी हम लोगों का जो है सब काम और भी बेहतर होते चले जाएगा। तो क्षेत्र तो अनेक हैं, और ये जो सुधार का जो काम है, उसकी जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। लेकिन ये हम लोगों ने दिखाया है कि हम लोग इसको बड़ी कुशलता से और बड़े संतुलन से अवश्य कर सकते हैं। जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सरल तरीके से ये सारी बातें हमें समझाने के लिए। बहुत धन्यवाद।